हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने वाली है। कंपनी का जो नाम है वो आकार मेडिकल टेक्नोलॉजीज। इसका जो आईपीओ है 20 जून से 24 जून के बीच में खुलने वाला है। 72 का कट ऑफ प्राइस कंपनी ने सेट किया है। 27 करोड़ रुपए उठा रही है और जो खुद की वैल्यू लगा रही है वो 102 करोड़ रुपए की लगा रही है। अब कंपनी करती क्या है, तो कंपनी एस्थेटिक मेडिकल कंपनी, दैट मीन्स कि जो मेस्मराइजिंग अच्छी स्किन पैदा करे या फिर इस टाइप की जो क्रीम्स होती हैं, कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके जो जो ट्यूब्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको बेचने का काम करती है। बेसिकली देखा जाए तो प्लास्टिक सर्जरी में जो काम आती है, एस्थेटिक फिजिशियंस जो आपको अच्छा दिखाने में, महसूस फील कराने में जो फिजिशियंस काम करते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, जो कि स्किन से रिलेटेड दवाइयाँ होती हैं, राइट, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। तो अब पॉइंट की बात यह है कि जो कंपनी है पर्टिकुलरली खुद मैन्युफैक्चर ये प्रोडक्ट्स नहीं करती है। ये सिर्फ जो अपने एपीआईज के थ्रू, मतलब जैसा इनको प्रोडक्ट चाहिए वैसा ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको बोलती है कि आप ऐसा प्रोडक्ट मुझे बना के दो और मेरे जो ब्रांड है उनका ठप्पा लगा के मुझे प्रोवाइड करो। अब साथ में ये खुद के प्रोडक्ट्स तो खुद की ब्रांड के नाम से तो बेचती है कहीं और से बनवा के, साथ में जो इंटरनेशनल जो दूसरी कंपनियां जो इसी सेगमेंट में काम करती हैं उनका भी प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचती है और बीच में मार्जिन कमाती है। सो बेसिकली ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, मिडल मैन है। अब मार्केटिंग वाली है, मार्केटर है, तो जितना बड़ी मार्केटिंग करेगी उतना बीच में पैसा कमाएगी, जितना बड़ा ब्रांड नेम होगा इसका उतना ही ज़्यादा पैसा ये कंपनी कमाएगी। और यूजुअली जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो मार्केटिंग में ही कमाती हैं, मैन्युफैक्चरर ज़्यादा पैसे कम ही कमाता है यूजुअली। नेक्स्ट, अब कंपनी का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कंपनी के जो मालिकाना हक कंपनी के अंदर में 91% था प्रमोटर्स का इस कंपनी में बिफोर द आईपीओ। आफ्टर द आईपीओ जो है वो 67% के आसपास में रह जाने वाला है प्रमोटर्स का जो मालिकाना है का कंपनी में। अब कंपनी का जो आईपीओ लेके आ रहे हैं उनका लीड मैनेजर का नाम है इंडो ओरिएंट फाइनेंशियल सर्विसेज। इनकी जो पुराने जो आईपीओज लेके आए हैं उनकी जो वैल्यूएशन निकल के आई है या फिर जो वैल्यू उन्होंने प्रोवाइड की है, 2025 में जो आईपीओज लेके आए हैं उनकी तो कुछ खास नहीं है, बट 2024 में जो लेके आए थे 2000 दिसंबर में, मार्च में, उनकी ठीक ठाक यहाँ पर वैल्यूएशन देखने मिले। तो इनकी जो आईपीओ, जो कंपनी आईपीओ लेके आ रहे हैं उनकी वैल्यूएशन ये ठीक ठाक लगा रही है, इतनी बुरी नहीं है हालत। मतलब कुछ का जो लीड मैनेजर उनकी तो बहुत बुरी हालत हो रहती है। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चलो कंपनी के आरएसपी को अगर देखते हैं तो यहाँ पे 20 करोड़ रुपए जितने भी कंपनी पैसा उठा रही है वो सारा वर्किंग कैपिटल में यूज़ करने वाली है। कोई भी नया मतलब यहाँ पर एक्विजिशंस वगैरह नहीं है, वर्किंग कैपिटल ही है मेन काम, मतलब माल खरीदना बेचना। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी को जो आज के दिन चला है दिलीप रमेश मेस्वानी जी, इनके पास में ज़्यादातर मालिकाना हक है, यही कंपनी को लीड कर रहे हैं। कोई केस वगैरह आज के दिन खास नहीं है कंपनी के ऊपर में। कंपनी की शुरुआत 2013 में हो गई थी, उसके बाद में ये काफ़ी सारे माइलस्टोन्स आप पॉज करके पढ़ सकते हैं जो कंपनी ने अचीव किए हैं। का अवार्ड्स भी हैं ठीक ठाक इनके पास में। होल्डिंग कंपनी इनकी नहीं है, सब्सिडरी भी इनकी कोई कंपनी नहीं है, एसोसिएट कंपनी भी नहीं है और जॉइंट वेंचर भी इसका कोई नहीं है। दिलीप रमेश मेस्वानी जी के बारे में और इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 62 ईयर्स की एज है, ठीक ठाक इनके पास में एक्सपीरियंस है, एंड इन्होंने जो इनके सीईओ हैं इस कंपनी के, उनके बारे में भी आप लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिलीप रमेश, इनके बारे में जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड है वो भी आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कितना एक्सपीरियंस वगैरह है, और 2.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए के आसपास में महीने की सैलरी उठाते हैं। और यहाँ पर इस कंपनी के जो सीईओ हैं राहुल बाबा साहिब, वो जो सैलरी उठा रहे हैं वो 8.5 लाख महीना उठा रहे हैं। बट ध्यान रखना कि जो रमेश जी हैं उनके पास में कंपनी का मालिकाना हक है और बाबा साहेब जी के पास में सीईओ हैं, बट मालिकाना हक कम है, इसलिए वो सैलरी ज़्यादा ले रहे हैं यहाँ पे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि क्यों सैलरी ज़्यादा ले रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी काफ़ी सारे, अब जैसे मैं बताया कि कंपनी जो है कहीं और से मैन्युफैक्चरिंग करवाती है दवाई और अपना ठप्पा लगा के आगे बेचती है, खुद मैन्युफैक्चर नहीं है। तो ये काफ़ी सारे ब्रांड नेम्स इन्होंने जो ट्रेडमार्क्स हैं वो रजिस्टर करवा रखे हैं, जो कि रजिस्टर्ड हैं आज के दिन, राइट, जिनको ये यूज़ करती हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखने वाला, कंपनी जितने भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करती है वो सारी लीज पर हैं, कोई भी प्रॉपर्टी कंपनी ओन करती हुई नहीं दिख रही है। कंपनी जो जो पर्टिकुलर डोमेन नेम है, जो वेबसाइट नेम है वो, राइट, डोमेन नेम वो 2010 से ही यूज़ करती आ रही है और 2027 तक वो तो वैलिडिटी तो बढ़ती रहती है, मतलब 2010 से यूज़ करती आ रही है। बात ये है, कंपनी के पास में 173 एम्प्लॉयज आज के दिन काम करते हैं, जिसमें से 27% एट्रिशन रेट है। दैट मीन्स 25% जो वर्कर्स होते हैं वो एक साल में इसको छोड़ के नए ज्वाइन करते हैं। तो हालत छोटी है, तो छोटी कंपनियों में प्रेशर हाई ज़्यादा होता है, काफ़ी लोग नहीं संभाल पाते हैं। सो आई थिंक एट्रिशन रेट स्मॉल कंपनीज, एसएमई सेगमेंट की जो कंपनी होती है उनमें होना लाजमी है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो माल है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना इस साइड ज़्यादा बिकता है, साउथ ऑफ इंडिया में ज़्यादा बिकता है।
एंड नॉर्थ ऑफ इंडिया में कम बिकता है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो माल होता है जो डिलीवर होता है कस्टमर्स तक जो पहुँचता है वो दो तरीक़ों से, वैसे तो देखा जाए तो तीन तरीक़ों से पहुँचता है। ये तो डायरेक्ट जाता है कस्टमर के यहाँ पर, या फिर स्टॉकिस्ट के थ्रू पहुँचता है। अब इनके कस्टमर्स कौन है? डर्मोटोलॉजिस्ट हैं, जैसे स्किन के जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो इनके मेन कस्टमर्स हैं। एंड और जो काफ़ी सारे डिवाइसेस होते हैं जो कि स्किन ट्रीटमेंट के अंदर में काम आते हैं, हेयर ट्रीटमेंट के अंदर में काम आते हैं, उन डिवाइसेस के साथ में यूज़ होने वाली जो क्रीम्स होती हैं वो भी इनके जो उसके प्रोफेशनल्स हैं वो इनके कस्टमर्स हैं। तो उनका माल कैसे पहुंचता है? डायरेक्ट पहुंचता है, या फिर स्टॉकिस्ट जो होते हैं ये रिटेलर्स वगैरह उनके थ्रू पहुंचता है, या फिर इन्होंने एक कंपनी उसके साथ टाइप कर रखा है, पारेख इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इनके यहाँ पर ये जो अपनी दवाइयाँ हैं वो पहुँचा देते हैं। बाद में भी जो भी सेल्स टीम इनका ऑर्डर देती है तो पारेख इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वाले उस पर्टिकुलर कस्टमर तक इनकी दवाइयाँ जो इनका माल है वो डिलीवर कर देते हैं। सो तीन तरीक़ों से पहुँचता है, डायरेक्ट, स्टॉकिस्ट और एक तो थर्ड कंपनी है उसके थ्रू। तो ये तीनों मॉडल्स इन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब भी कर रखे हैं, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड यू। नेक्स्ट इनका रेवेन्यू जो सबसे ज़्यादा आ रहा है आज के दिन वो PISPL, मतलब जो थर्ड पार्टी जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है उसके थ्रू आ रहा है। बाकी खुद डायरेक्ट बेचते हैं वहाँ से भी ठीक ठाक मॉडल आ रहा है। स्टॉकिस्ट के थ्रू इनका माल जो है कम ही बिकता है। राइट, अब सीधी सी बात है, स्टॉकिस्ट के थ्रू क्यों बिकेगा भाई? जब कंपनी डायरेक्ट बेच पा रही है तो स्टॉकिस्ट के लिए की मार्जिन बहुत कम रहता है। तो यूजुअली क्या होता है, जो कंपनी डायरेक्ट माल कस्टमर को बेचती है उसका जो माल होता है वो स्टॉकिस्ट के थ्रू या फिर रिटेलर्स के थ्रू कम ही बेचने को देखने को मिलता है। बिकॉज अब तक आप काफ़ी सारी कंपनियों के नाम जानते होंगे, जो कि हैवल्स हो गया और ये बहुत सारी कंपनियां होगी जो कि डायरेक्ट आप इनसे माल खरीदोगे तो आपको प्राइस महंगी मिलती है, जबकि आपको वही प्रोडक्ट वही माल जो है अगर आप ऑनलाइन देखते हो जो कि दूसरा कोई रिप्रेजेंटेटर बीच में बेच रहा होता है, बिचौलिया बेच रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर बेच रहा होता है, वो आपको सस्ता दे देता है। कैसे? तो यूजुअली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स की काफ़ी सारी कंपनियां जो डिस्ट्रीब्यूटर्स की इज्जत करती हैं, उनके मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। काफ़ी सारी कंपनियां जो बीच में दोनों गेम खेलना चाहती हैं कि डायरेक्ट भी बेच देंगे और स्टॉकिस्ट के थ्रू भी जाने देंगे, तो ऐसा नहीं चलता है। तो इसका ये देखने को मिल रहा है कि स्टॉकिस्ट के थ्रू माल कम बिकता है ना डायरेक्ट ज़्यादा बिकता है, बिकॉज स्टॉकिस्ट आर नॉट इंटरेस्टेड। नेक्स्ट यहाँ पर इनके साथ काफ़ी सारे नाम्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एंड ये जो कि इनकी इंपॉर्टेंट ब्रांड्स हैं, तो जिसमें कहा दूसरी बाहर की जो ब्रांड्स हैं दूसरी बड़ी, उनको भी ये अपने जो है मार्जिन के थ्रू बेचते हैं, तो उनका नाम यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ये इनकी खुद की ब्रांड्स भी हैं, ये आप जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इनकी ओन ब्रांड्स हैं। ये भी ओन्ड ब्रांड है, ये भी ओन्ड ब्रांड्स हैं। राइट, अब ये किस चीज़ में काम आती है उसका नाम यहाँ पर साथ में लिखा हुआ है, एस्थेटिक। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी का जो सबसे ज़्यादा माल बिक रहा है उसके अंदर में प्रोफेशनल स्किन केयर से जो दवाइयाँ जो रिलेटेड जो दवाइयाँ हैं वो ज़्यादा बिकती हैं 28%। बाकी जो है इंजेक्टेबल जो हैं वो भी 27% तक बिकती हैं। ओके, वाओ। और होव केयर हेयर स्किन ये भी 20% तक का मार्जिन ले रही है। मेनली इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एस्थेटिक प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में ही आते हैं। एंड एस्थेटिक प्रोडक्ट्स में भी इनकी खुद की ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब पूरा जितना भी माल ये कमा रहे हैं, पैसा जो कमा रहे हैं, वो खुद की एस्थेटिक प्रोडक्ट्स के थ्रू 32% और बाहर की जो दूसरी ब्रांड्स हैं उनका माल बेच के ये 54% तक कमा ले रहे हैं। जबकि मार्जिन धीरे धीरे जो है बाहर की ब्रांड्स का कम होता जा रहा है और इनकी ब्रांड्स का बढ़ता जा रहा है। दैट्स वेरी गुड। फ्यूचर के अंदर में इनके मार्जिन और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। दैट्स ग्रेट बाय द वे। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे कंपनी का खुद के प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे तो मार्जिन बहुत अच्छे बचते हैं। यूजुअली इस सेगमेंट के अंदर बहुत अच्छे मार्जिन बचते हैं, बिकॉज आदमी को जब फोड़ा फुंसी पिंपल या फिर स्किन को अपने आप को जवान दिखाना हो तो उस वक्त वो प्राइस पॉइंट को नहीं देखता है, उस वक्त वो बस करो मुझे जवान। राइट, तो जवानी की छाने की उम्मीद में बहुत पैसे खर्च कर ही देते हैं। तो ऐसे ही सेगमेंट के अंदर में ये कंपनी काम कर रही है, तो इट्स ग्रेट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का आज के दिन कितना पैसा इसमें लगा हुआ है और कितना पैसा जो इस पूरी कंपनी में लगा हुआ है और कितना उसमें से इन्वेस्टर्स ने लगाया है, कितना उधारी का है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि टोटल कंपनी के अंदर में 54 करोड़ रुपीज़ लगे हुए, जिसमें से 23 करोड़ ही इन्वेस्टर्स का पैसा है। बाकी जितना पैसा है लगभग आधे से ज़्यादा थोड़ा सा पैसा वो उधारी का पैसा है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ सिंपल, नॉट दैट ग्रेट, बट इट्स ओके फॉर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ कंपनी। नेक्स्ट अब यहाँ पे जितना भी पैसा है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये सबसे नेगेटिव इस पॉइंट कंपनी के लिए है। वो भी है 28 करोड़ रुपीज़। 58 करोड़ रुपीज़ में 28 करोड़ रुपीज़ तो उधारी के पड़े। दैट मीन्स कंपनी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पुश कर रही है मार्केट के अंदर में। अब ये इनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी वो तो चलो आगे की बात है, बट आज के दिन कंपनी का बहुत ज़्यादा पैसा जो है मार्केट में अटका हुआ है, 28 करोड़ रुपीज़। तो अब देख ले। और दूसरी चीज़, कंपनी ने जो माल जो बेचा हुआ है उसका पेमेंट अभी तक नहीं आया है। वो माल इन्होंने उधारी पे ही उठाया हुआ है, सॉरी लोन लेके रुके उठाया हुआ है। तो दैट्स काइंड ऑफ अगेन नेगेटिव। इन्वेंट्री भी इनके पास में अच्छी खासी पड़ी हुई है, बट माल जो है वो
बिक रहा है बट पैसा नहीं आ रहा है। और उसका यहाँ पर देखने मिल रहा है कि कंपनियां क्या पैसा डूब भी रहा है, या तो कई बार होता है कि साइकिल बंधी रहती है, राइट, कि हाँ ठीक है माल गया फिर उनके पास पैसा आया, फिर माल गया फिर पैसा आया, फिर माल गया पैसा आया, तो वो साइकिल बनी रहती है। यहाँ पर पैसा अटक भी रहा है, वो उसका हम लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। 2025 का यहाँ पर देखने को मिला डेटा, तो यहाँ पर 6 महीने से पुराना 3.5 करोड़ रुपए इनके अटके हुए हैं। 1 से 2 साल पुराने जो है 1.25 करोड़ रुपए अटके हुए हैं, उससे पहले के 38 लाख रुपए, और 3 साल पुराने 64 लाख रुपए तक अटके हुए हैं, तो टोटल 28 करोड़ रुपीज़ अटके हुए हैं। तो यहाँ पे लगभग इनका जो इम्पेयरमेंट जो है इनको फ्यूचर में करना पड़ सकता है, जो कि लॉस ऑफ डेट या फिर ये जो उधारी है क्रेडिट है इसका इनको हो सकता है। दैट कैन हैपन ओवर हियर। दूसरी चीज़, जब कंपनी का जो रेवेन्यू है वो किस तरीके से बढ़ रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। तो 32 करोड़ से 46 करोड़, 46 करोड़ से 61 करोड़, तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा है, लगभग 40% की ग्रोथ रेट इनको देखने को मिल रही है। दैट्स ग्रेट। और नेट प्रॉफिट्स की जो ग्रोथ रेट है वो तो उससे भी भयंकर है, बिकॉज यूजुअली क्या, खर्चा तो लिमिटेड लिमिटेड रह जाता है, और नेट प्रॉफिट्स जो है वो मल्टीफोल्ड होते रहते हैं। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि डबल हो रहे हैं प्रॉफिट्स, तो डबल से भी ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। दैट्स अगेन ग्रेट। अब यहाँ पर कंपनी कितना परसेंट निकाल ले पा रही है वो सबसे मेन बात है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी 10% जो है नेट प्रॉफिट निकाल ले पा रही है, 10% मार्जिन नेट प्रॉफिट निकाल ले पा रही है, जो कि फ्यूचर के अंदर में 15%, 20% तक भी जा सकता है जैसे जैसे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है। मान के चलो यहाँ से 100 करोड़ हो जाती है, तो 10% जो है कंपनी का होता है कितना, 10 करोड़ रुपया। बट 10 जब 100 करोड़ रुपया का रेवेन्यू हो रहा होगा इसको, तो 10 करोड़ नेट प्रॉफिट नहीं होगा, इसका हो रहा होगा 12 से 13 करोड़ रुपया, बिकॉज कंपनी के जो खर्चे हैं वो लिमिटेड रहते जाएंगे और नेट प्रॉफिट्स बढ़ते चले जाएंगे इसी सेगमेंट में। और सीधे कंपनी जो है खुद के ओन प्रोडक्ट्स माल बेच रही है, मार्केट में पुश कर रही है। नेक्स्ट, अब कैश फ्लो इस टाइप की जो कंपनियां होती हैं उनकी हालत खराब ही रहती है, देखा जाता है यूजुअली। तो इसकी भी जो हालत है वो खराब है, बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल जो सेगमेंट है वो बहुत ही भयंकर तरीके से इम्पेक्टेड है। कंपनी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है उधारी। अब इसीलिए तो कंपनी ने बोला कि वर्किंग कैपिटल में सारा पैसा यूज़ करने वाले हैं, तो वो वर्किंग कैपिटल जो शॉर्ट टर्म उधारी जो इनके ऊपर में है 22 करोड़ रुपए की, उसके ऊपर में कंपनी उसको पेमेंट करने वाली है। अब जो फाइनल व्यू है इस कंपनी को लेकर के, वो इस टाइप की जो और भी कंपनियां मार्केट में जो कि सिमिलर सा काम करती हैं, नॉट कि फुली इस टाइप का, बस इस टाइप का, मतलब एक मिरर इमेज आप ले सकते हो, मिरर इमेज भी नहीं कहूँगा, एक धुंधली मिरर इमेज। तो जब इस टाइप की दूसरी भी कंपनियां जो कि इस टाइप का ऐसा ही है, तो वो काया है, ये तो आज के दिन प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रही हैं, बट इनकी वैल्यूएशंस ठीक ठाक मार्केट में चल रही है। अब आपको पता है कि जो इसको लीड मैनेजर जो लेके आया है उनकी वैल्यूएशंस पुराने जो आईपीओस हैं वो ठीक ठाक रही हैं। कंपनी की ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है। जो रिस्क जो मेन मुझे नज़र आ रहा है, और पोटेंशियल तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी में, इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर में। मार्जिन्स भी ठीक हैं, नेट प्रॉफिट्स बढ़े, रेवेन्यू बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, बट जो रिस्क है वो जो पैसा कमाने का है, मतलब एक्सट्रैक्ट करने का। यूजुअली क्या होता है, हम किसी के पास में जाते हैं और नई ब्रांड होती है, तो जो डॉक्टर होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, वो बार्गेन बहुत भयंकर करता है और बाद में पैसे भी नहीं देता है। कई बार बोलते हैं, कंपनी वाले बोलते हैं आप तो यूज़ करो सर, आपको अच्छा लगे तो और ऑर्डर देना, वरना। तो वो चीज़ जो यहाँ पर है वो थोड़ा दिक्कत बड़ी कर सकते हैं। कल को अगर इस्टेब्लिश हो जाती है तो वो बहुत बड़ी ब्रांड बन सकती है, देर आर चांसेस, अच्छी कमाई कर सकती है। वैल्यूएशन आज के हिसाब से इन्होंने जो कमाई कर रही है उसके हिसाब से ठीक लगाई है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने वैल्यूएशन जो खुद की लगाई वो 100 करोड़ की लगाई है, तो 6 करोड़ के हिसाब से 15 का पी रेशो, राइट, 15 का नहीं, लगभग 16-17 का पी रेशो, राइट। तो 16-17 का पी रेशो इज़ ग्रेट फॉर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एंड दिस काइंड ऑफ कंपनी, दिस इज़ ग्रेट। बट द पॉइंट इज अगेन, वो पैसा जो रिकवर शायद ना हो पाए, वो इश्यू आ सकता है। कंपनी के प्रमोटर्स भी अच्छा खासा अपनी कंपनी में होल्ड रखने वाले हैं, दैट्स अगेन ग्रेट। अच्छी खासी चलती आ रही है, टाइम से रेवेन्यू बना हुआ है, बहुत सारी ट्रेडमार्क्स रजिस्टर इन्होंने करवा रखे हैं, तो अपनी इंटरेस्ट को भी इन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है। सो आई थिंक अगर प्रमोटर्स अगर इस चीज़ को क्रैक डाउन कर लें, इस पर्टिकुलर पॉइंट को, तो ये बहुत अच्छा खासा पैसा बना के दे सकती है। सो आई एम होपफुल इन दी लॉन्गर रन, शॉर्टर रन एंड इन द लिस्टिंग गेन समवेयर इन दिस कंपनी बेस्ड ऑन दिस ग्रोथ एंड एवरीथिंग एंड रिटर्न। बस एक वो पर्टिकुलर रिस्क है वो मुझे पर्टिकुलरली नज़र आ रहा है, वो आपको आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो साथ में। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।